हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन भागती बड़ी तेज़ है। पिछले 4 साल 5 साल में इस इंडस्ट्री ने खतरनाक ग्रोथ दिखाई है और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों तक भी ये ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। इस इंडस्ट्री का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। देखिए, अमीर लोगों के पास ना पैसा बहुत होता है, लेकिन इतने सारे पैसे के साथ एक बड़ी समस्या आती है। वो समस्या है कि इस पैसे को संभालें कैसे और इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर करें ताकि ये पैसा मल्टीप्लाई होता रहे। तो इस समस्या का सॉल्यूशन है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़। ये कंपनियाँ इन अमीरों के पास जाती हैं और कहती हैं, देखिए आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप अपना पैसा हमें दे दो, हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ना ही इस पैसे को बचाएंगे हम, बल्कि आपके पैसे को साल दर साल मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अमीर कहता है, ओके, मैं पैसे की क्यों टेंशन लूँ जब प्रोफेशनल सर्विस हमारे पास ऑलरेडी है पैसे की टेंशन लेने के लिए। तो अमीर अपने पैसे इन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ को दे देता है एंड दीज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ मैनेज दिस मनी फॉर दीज अमीर्स इन आवर कंट्री। अब सवाल उठता है कि ये कंपनीज़ अमीरों को इस कैसी तरीके की सर्विसेज देती हैं। तो इन कंपनीज़ की कोशिश होती है कि अमीरों को शुरू से लेकर आखिर तक सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अमीर बंदा है, उसकी फैक्ट्री है, ठीक है, प्राइवेट काम कर रहा है, उसके पास खूब सारा पैसा है। अब वो थोड़े दिन के बाद चाहता है कि मैं अपना आईपीओ ले आऊँ। तो ये कंपनीज इसके पास जाएंगी और कहेंगी, हम आपको कैपिटल सर्विसेज देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज देंगे, ठीक है, आपका आईपीओ लाने में हम आपकी मदद करेंगे। आईपीओ लाने की मदद करते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज इनसे अमीरों से कर लेते हैं। जब आईपीओ आ जाता है तो वो अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है क्योंकि आईपीओ का पैसा आ गया। अब ये कंपनियां फिर से उसके पास जाती हैं और कहती हैं, अब ये जो पैसा है ना आईपीओ का, इसको मैं मैनेज करूँगा आपके बिहाफ पर और आपको और भी ज़्यादा अमीर कर दूँगा। अमीर को ये बात समझ में आ जाती है। अमीर कहता है, ठीक है, लो हमारा पैसा और इसको इन्वेस्ट कीजिए। थोड़े दिन के बाद अमीर को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो जाती है, थोड़ा शॉर्ट टर्म कैश की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो कहाँ जाएगा? ये कंपनियां कहती है, कहीं मत जाओ, हमारे पास आ जाओ, आपको जो लोन की ज़रूरत है ना, शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत, वो हम आपको दे देंगे। आपका इतना सारा पैसा हमारे पास पार्क पड़ा है, सिक्योरिटी भी है, तो ऐसा भी नहीं है लोन आप लेके भाग जाओगे, लो हमसे लोन ले लो। सो दीज कंपनीज ट्राई टू क्रिएट अ होल एनवायरनमेंट जहाँ पर अमीर एक बार इनसे जुड़े तो हमेशा इनके साथ ही जुड़ा रहे। दैट्स द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अब ये उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? ये उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पीएमएस में यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ये जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो सकती हैं वो सारी सर्विसेज उन अमीरों को देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ देयर रिस्क एपेटाइट एंड वो कितना रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज इन लोगों के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर हायर कर लेती है, ठीक है। ये रिलेशनशिप मैनेजर हमेशा इनके कॉन्टैक्ट में रहता है और जैसे ही कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो इट्स आरएम हु टेक्स केयर ऑफ इट। तो एक पर्सनल बॉन्ड बन जाता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बीच में और उनके क्लाइंट्स के बीच में। अब बात करते हैं कि ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियाँ पैसा कैसे कमाती हैं। तो देखिए, जैसे ही किसी अमीर ने 100 करोड़ रुपए इनको दिए कि भाई तू हमारे बिहाफ पे मैनेज कर, दे विल चार्ज 1% ऑफ दैट मनी, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, कोई 1.1%, कोई 1.2%, 1.3% दे चार्ज करती हैं कि हम आपका इतना पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो इस साल की ये हमारी फ़ीस है। उसके बाद ये उन अमीरों को रिकमेंड करते हैं, इस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, इस इंश्योरेंस को ले लो। तो ये कमीशन लेते हैं इंश्योरेंस से भी और म्यूचुअल फंड कंपनी से भी, कमीशन का पैसा इनके पास आता है। उसके बाद ये कैपिटल सर्विसेज देती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसका भी पैसा इनके पास आता है। फिर ये लोन्स देती हैं, उसके लिए ये इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, तो वहाँ से भी इनका पैसा आता है। सो इट इज़ अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस, ठीक है। इन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने ऑफिसेज बना दिए, रिलेशनशिप मैनेजर हायर कर लिए, उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते रहते हैं और इनके पास हमेशा एक ऑपरेशनल लेवरेज होती है। ऑपरेशनल लेवरेज का मतलब है कि इन कंपनीज़ ने जो बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी पे खर्चा है, ऑफिसेज पे खर्चा है, वो खर्चा इन्होंने पहले ही कर दिया। अब जब नए क्लाइंट्स इनके पास ऐड हो रहे हैं तो वो खर्चा, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी, सिर्फ वेरिएबल जो कॉस्ट है वो चेंज होगी।
यानी रिलेशनशिप मैनेजर जो इनकी है उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे इनके पास नए क्लाइंट्स आएंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इन बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने खुद के एसेट मैनेजमेंट शुरू कर दी, यानी खुद का म्यूचुअल फंड या AIF शुरू कर दिया, जिससे इनको किसी बाहर वेंडर के पास भी नहीं जाना, उसका कमीशन भी इन्हीं के पास आ जाता है। सो इट इज़ अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत हाई हैं। अब बात करते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल क्या है इन कंपनीज़ की। देखिए, HNIs जो होते हैं वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके बाद अल्ट्रा HNIs होते हैं। दीज पीपल आर जस्ट 30-31 लाख के आसपास फैमिलीज़ हैं इंडिया के अंदर, हु कमांड्स 75% ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। तो इंडिया की जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसकी मैक्सिमम वेल्थ जो है, मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ है, वो 30 लाख लोगों के पास है सिर्फ। ठीक है, इन सब की वेल्थ को मैनेज करते हैं ये कंपनीज़। और इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, ये HNIs और अल्ट्रा HNIs भी उसी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, 10-15% की ग्रोथ है HNIs और अल्ट्रा HNIs के नंबर्स में, तो ग्रोथ पोटेंशियल तो है। इसके बाद हम बात करते हैं AUM की। सपोज कीजिए मैंने आज 100 करोड़ रुपए इनके पास रख दिए अपने, कि भाई मेरे पैसे तुम मैनेज करो। अगले साल इन्होंने उस 100 करोड़ के 110 करोड़ बना दिए। अब पिछले साल तो मैंने 100 करोड़ का कमीशन दिया था, इस साल मैं 110 करोड़ पे कमीशन नहीं दूंगा। तो जो इनका पूल ऑफ मनी है वो भी हर साल एक्सपेंड होता चला जाता है। तो नए ग्राहक आते हैं, वो तो पैसा लेके आते हैं, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है वो भी पिछले साल से ज़्यादा कमीशन देंगे इस साल, क्योंकि इनका जो पूरा पूल है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स ये है इनका। उसके बाद इंडिया की पर कैपिटा GDP है वो लगातार बढ़ रही है। एक स्टडी है जिसके हिसाब से जब इंडिया की पर कैपिटा इनकम $10,000 के आसपास हो जाएगी तो दीज कंपनीज विल ऑल्सो कैटर टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड। यानी इंडिया के जो Tier 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनको भी कैटर करने लग जाएंगे। तो एज द टाइम गोज़ इन कंपनीज़ का बेस लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो ग्रोथ रनवे बहुत लंबा नज़र आता है इनमें। अब बात करते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें इन कंपनीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है। ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। पिछले 30 साल से US में ये कंपनीज़ लगातार 20% से फालतू का रिटर्न बना के दे रही हैं। ठीक है, 2008 के बाद भी ये इंडस्ट्री 20% से फालतू से ग्रो कर रही है। तो अमेरिका जैसे एक कंट्री में जहाँ पर पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इतना ज़्यादा है, वहाँ पर अगर इतनी स्पीड से ग्रोथ कर रही हैं, तो इंडिया में तो स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत तेज़ होने वाली है। तो अगले 20 साल 25 साल ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री के पास हैं ग्रोथ करने के लिए। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती जा रही है, देयर इज़ अ वैल्यू माइग्रेशन हैपनिंग इन इंडिया। मतलब लोग पहले सिर्फ FD करवाते थे या फिर सरकारी एम्प्लॉयज़ अपने GPF में पैसा डलवा देते थे, लेकिन आज के दिन में लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। आज के दिन में लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ढूंढ रहे हैं कि उनमें इन्वेस्ट कर सकें। तो देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ, और इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट का फ़ायदा इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सर्विसेज बड़े बड़े बैंक्स देते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया या कोटक बैंक हो गया। लेकिन इन बैंक्स में हम इस बिहाफ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि भाई वेल्थ मैनेज कर रहे हैं ये, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, और बैंक्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान इसकी तरफ नहीं है। दूसरे जो बड़े प्लेयर्स आते हैं वो आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के साथ समस्या क्या है कि म्यूचुअल फंड्स ना, हम आपको इन्वेस्ट तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या डिबेंचर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं उसी म्यूचुअल फंड के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन जो वेल्थ मैनेजर हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन मेन प्लेयर हम नहीं कह सकते इंडिया की अल्ट्रा रिच को कैटर करने वाले। तो अब उसके बाद आते हैं डेडिकेटेड प्लेयर्स, जो सिर्फ यही काम करते हैं, जिनका मेन काम यही है। उसमें 3 सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ी है 361 वैम। ये पहले IIFL वेल्थ के नाम से थी, उसके बाद आनंद राठी वेल्थ, और तीसरी जो कंपनी है वो है नुवामा वेल्थ। तो ये 3 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे कि मैं किस कंपनी को लेके सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिस्क की बात, क्योंकि हमने जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं ना, वो रिस्क को हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। उनको लगता है कि बस प्रोस्पेक्ट्स देख लो, रिस्क को इग्नोर कर दो। रिस्क हर एक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो रिस्क इस इंडस्ट्री में है वो है
इट इज़ अ साइक्लिकल इंडस्ट्री। अब आप पूछोगे साइक्लिकल कैसे? तो देखिए, आज के दिन में मार्केट चल रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। सभी लोग सोच रहे हैं कि हम मार्केट में पैसा डाल दें, आप भी सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ। यही बात अमीर सोच रहे हैं। जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगेगी ना, तो सबके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे और सब अपना पैसा निकालने लग जाएंगे। उस समय इन कंपनीज़ की ग्रोथ पे असर पड़ेगा, ठीक है। एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है इसका मतलब ये। उसके बाद जैसे कैपिटल बिजनेसेस हैं या कैपिटल सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स में सिक्लिसिटी और भी ज़्यादा होती है। कोई कंपनी नीचे गिरती हुई मार्केट में आईपीओ ला के खुश नहीं है, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का धंधा नहीं बनता जब मार्केट नीचे जा रही होती है। सभी नए नए आईपीओ जब भी आते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो देयर इज़ अ सिक्लिकल एलिमेंट टू दिस इंडस्ट्री। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है रिलेशनशिप मैनेजर्स का। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर एक क्लाइंट को बांध के रखता है। क्लाइंट कंपनी को नहीं जानता, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर को जानता है। ये कंपनीज खूब पैसा खर्च करती हैं रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग करवाती हैं, उसको खूब सारी सैलरी देती हैं। लेकिन रिलेशनशिप मैनेजर तो इधर उधर भी जा सकता है, दूसरी कंपनीज में भी जा सकता है ना। तो क्लाइंट का जो विश्वास है वो कम हो जाता है जैसे ही रिलेशनशिप मैनेजर इधर से उधर जाता है। तो एट्रिशन इन रिलेशनशिप मैनेजर एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद नया टैलेंट इतना ज़्यादा नहीं मिलता, या टैलेंट को मैच्योर होने में 3 साल लग जाते हैं। आप पहले कंपनी में आते हैं, उसके बाद सीखते हैं, किसी रिलेशनशिप मैनेजर के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद आप रेडी होते हैं इंडिविजुअली क्लाइंट को लेने के लिए। तो जेस्टेशन पीरियड ऑफ दैट इज़ वेरी हाई। तो रिलेशनशिप मैनेजर इज़ अ पेन पॉइंट इन दिस इंडस्ट्री। इनफैक्ट इंडस्ट्री तो ये कह रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें रिलेशनशिप मैनेजर ही नहीं मिल रहे, तो हम उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे जिस स्पीड से हम करना चाहते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क इस इंडस्ट्री में हो सकता है वो है कंपटीशन का, ठीक है। बैंक्स ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि अब हम वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए कस्टमर एक्वायर करना बहुत ईजी है, बहुत सस्ता पड़ेगा। इनको तो यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ को दूर दूर भागना पड़ता है, अरे वो क्लाइंट रहा, डेटा माइन करना पड़ता है, लेकिन बैंक्स के पास तो सारा डेटा ऑलरेडी है। तो अगर बैंक्स इस बिज़नेस को बहुत सीरियसली लेते हैं तो देयर कैन बी अ रिस्क, स्पेशली इन द लोअर सेगमेंट। अल्ट्रा HNI और HNI में शायद ना, लेकिन जो आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, जो प्राइस कॉन्शियस लोग हैं, उनको बैंक बेटर कैटर कर सकता है। उसके बाद नई नई कंपनीज आ रही हैं, जैसे जियो ने और ब्लैक रॉक ने डिसाइड किया है कि इस बिज़नेस में एंटर लेंगे। जब भी अदानी और अंबानी कहीं पर आते हैं तो हम एक बार पीछे होकर वो सोचते हैं कि इंडस्ट्री को कैसे डिसरप्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हो सकता है, ठीक है। अगला सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। सेबी का और सरकार का कोई भरोसा नहीं, कब टैक्स चेंज कर दें, कब कोई नया रूल ले आए, कुछ नहीं पता। और इस इंडस्ट्री में हल्का सा रूल अगर चेंज हुआ, सपोज़ कीजिए इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा लगा दिया उसके ऊपर, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो लोग भागेंगे यहाँ से निकल के। सो रेगुलेटरी रिस्क इन इस इंडस्ट्री में हमेशा बना रहता है, उसके बारे में भी हमें हमेशा सोचना पड़ेगा। मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री में बहुत बुलिश हूँ और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। अगली कुछ वीडियोस में हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट प्लेयर्स का, और ये भी बात करेंगे कि मैं किस प्लेयर पे बैट कर रहा हूँ और क्यों बैट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी सीख सकें कि किस तरीके से इंडस्ट्री को देखा जा सकता है और किस तरीके से डिफरेंट प्लेयर्स को देखा जा सकता है। हम डिफरेंट वैल्यूएशन एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियोज़ में, ताकि आप भी सीख सकें कि एक्चुअली में इन्वेस्टिंग होती कैसे है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे चैनल का यही मकसद है कि आप लोगों को इन्वेस्टिंग सिखा सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।